नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस की इस महत्वपूर्ण सीरीज़ में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इन वीडियोस में आपको मिलेंगे अपनी परीक्षाओं में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपका जो धान में खैरा रोग लगता है वो किस तत्व की कमी से होता है। ऑप्शन हैं आपके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लोहा या जिंक। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खैरा रोग आपका किस में लगता है। अब कभी कभी ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको गेहूँ, चना, धान, चावल। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो खैरा रोग है वो बेसिकली आपके धान में लगता है। किस में लगता है? धान में लगता है। लेकिन किस तत्व की कमी से लगता है ये पूछा जा रहा है। तो जिंक जो है, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग लगता है। धान में जब खैरा रोग लगता है तो होता क्या है, जो धान है, धान पर हल्के पीले रंग के धब्बे से पड़ने लगते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये होता है कि धान में खैरा रोग लगता है तो पौधा जो है बौना हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, यदि कोई पौधा बौना हो जाता है तो किस पादप हार्मोन का यूज़ करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना आप। ठीक है, कि बौने पौधे को लंबा करने के लिए किस हार्मोन, पादप हार्मोन को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको ऐसा छांटना है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। धान, हरित बाल, मटर, पाउडरी मिड्यू, बाजरा, अरगट, चना, उकटा। तो चना और उकटा, चना जो है, चना में उकटा लगता है जिसे विल्ट भी कहते हैं, ये तो आपका सही है। बाजरा में अरगट रोग लगता है, वहीं मटर में पाउडरी मिड्यू लगता है। लेकिन धान में हरित बाल रोग ये नहीं होता आपका, इसीलिए आपका धान हरित बाल वाला सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपसे कि ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है। यहाँ से तो आप समझ गए होंगे कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है। ऑप्शन हैं आपके पीपल, बरगद, नीम या यूकेलिप्टस। लेकिन आपको ये बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया है कि इस पौधे को क्या कहा जाता है, इस पेड़ को क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड। तो वो है आपका यूकेलिप्टस। साथ ही साथ आपको ये जानना है, आपका जो यूकेलिप्टस है इसको नीलगिरी भी कहा जाता है। यदि आपसे कभी यूकेलिप्टस ना दिया जाए ऑप्शन में, यदि नीलगिरी दिया जाए तो याद रखना है आपके यूकेलिप्टस जो है इसको हिंदी में नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है नीलगिरी। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका यूकेलिप्टस या नीलगिरी जो है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया छोटा सा दिखेगा, यहाँ पर आपको तस्मानिया द्वीप दिखेगा। ठीक है, तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी का कारण यही यूकेलिप्टस बताया जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस एक ऐसा पौधा है जो जहाँ पर उगता है वहाँ के सारे पानी को सोख लेता है। इस वजह से वहाँ पर पानी की कमी होने लगती है। तो ऑस्ट्रेलिया में पानी की प्रॉब्लम का मेन रीज़न ये यूकेलिप्टस ही बताया जाता है। आपके भारत में भी आपका जो यूकेलिप्टस या नीलगिरी है वो देखने को मिलता है। ठीक है, भारत के अलावा आपको अफ्रीका में भी देखने को मिलता है यूकेलिप्टस, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में देखने को मिलता है। ये जो यूकेलिप्टस है, जब आप इसको देखेंगे तो इसकी पत्ती कुछ इस तरीके से लंबी सी होती है, ऐसे होती है लंबी। ठीक है, तो मेरे गांव में तो काफ़ी ज़्यादा हैं यूकेलिप्टस। तो यहाँ पर ऐसी इनमें छोटी छोटी सी गांठें होती हैं, कभी देखना ध्यान से आप। ठीक, ये जो गांठें होती हैं, इन गांठों में ही पता है आपका जो ऑयल है वो ऑयल सिंचित होता है। ऑयल, यूकेलिप्टस का ऑयल जो है आपकी मेडिसिन में यूज़ होता है। ठीक है, तो याद रखना है इनकी गांठों में आपका तेल सिंचित होता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो ये क्या कहते हैं, आपका यूकेलिप्टस की किस भाग में ऑयल सिंचित रहता है, तो आपको पता होना चाहिए पत्तों में, उनकी गांठों में सिंचित होता है ऑयल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपसे। क्वेश्चन है, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। घास के मैदान, हरे जंगल, रेगिस्तान या पादप प्लवक पुंज। तो आपकी अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। अधिकतम ऑक्सीजन पादप प्लवक पुंज से उपलब्ध होती है, जिसे क्या कहते हैं, इन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते क्या हैं? ये फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे छोटे अति सूक्ष्म जलीय पौधे होते हैं जो आपके नदी, तालाब, सागर के पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आपके फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, तो छोटे छोटे अति सूक्ष्म जलीय पौधों को फाइटोप्लैंक्टन्स कहा जाता है। ठीक है, जो आपके नदी, तालाब और सागर की पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे।
यदि आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो पारिस्थितिकी तंत्र में आपका एक दिशीय प्रवाह को ही दर्शाता है। ऑप्शन है आपके प्रकाश, जल, बायोमास या ऊर्जा। तो ऊर्जा जो है आपका हमेशा एक दिशीय प्रवाह को ही दर्शाता है। आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही होगा। ऊर्जा का पिरामिड आप कभी भी देखना तो हमेशा एक दिशीय प्रवाह रहता है। एक दिशीय मतलब हमेशा अपराइट होता है। ठीक, ऊर्जा जो है हमेशा एक दिशीय प्रवाह को दर्शाती है, वो आप ऊर्जा के पिरामिड से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। आपसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात की जा रही है। कई बार ये सारी चीज़ें चर्चाओं में रहती हैं, न्यूज़ में रहती हैं, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर कई सारी विविधता देखने को मिलती है, इसीलिए ये चर्चाओं में रहती हैं। ऑप्शन हैं आपके विविध जीन की उपलब्धि, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, वनस्पतियों और जीव की विविधता, स्थानीय फूलों फलों और उनसे जुड़ी खेती। आपको बताना है बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है। तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता होती है वनस्पति और जीव की विविधता। जहाँ पर आपके वनस्पतियों और जीव की विविधता पाई जाती है वहाँ पर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट होता है। तो ऐसे क्षेत्र को बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है जहाँ वनस्पति और जीवों में विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना है आपको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि वायु का मुख्य प्रदूषक है N2, CO, CO2 या सल्फर। बताना है कि आपका वायु का मुख्य प्रदूषक कौन सा है। तो वायु का मेन जो प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड माना जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये हर तरीके से खतरनाक होता है। ये आपकी जो लकड़ी होती है, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, कोयला के अलावा आपका केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, केरोसिन के अलावा आपके गैसोलीन के अलावा आपके तेल, इन सब के जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। किससे? लकड़ी से, कोयला से, केरोसिन से, गैसोलीन से, तेल से, इन सब से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस उत्पन्न होती है। इसीलिए आजकल सरकार जो है आपको गैस पाइपलाइन की सुविधा दे रही है। इसीलिए दे रही है क्योंकि ये लकड़ी और आप जो गांव में यूज़ किया जाता है लकड़ी वगैरह, तो उनका यूज़ कम से कम हो ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम से कम हो। ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है इसकी अधिकता वाले वातावरण में सांस लेने से जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो शरीर में कम हो जाता है। तो ये बहुत घातक गैस होती है, क्योंकि अगर जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वातावरण में मौजूद है वहाँ पर आपने सांस ले ली तो वहीं आपका ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। ठीक है, होगा क्या, आपके मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, हृदय, इन सबको नुकसान पहुँचता है। साथ ही साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि आपका श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके मस्तिष्क को, तंत्रिका तंत्र को, हृदय को, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, इन सबको प्रभावित करने वाली गैस होती है। ये बहुत ही हानिकारक और घातक गैस होती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वायु का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड को इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत घातक गैस है और कई सारी चीज़ों से ये उत्पन्न होती है। वो सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि वायुम है, वायुम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वायुम है, वायुम, ठीक है। ऑप्शन हैं आपके पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, सागरीय वनस्पति, स्थलीय वनस्पति या फिर जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करते हैं। आपसे वायुम के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप वायुम के बारे में आज से आप कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि वायुम एक्चुअल में होता क्या है। आपका जो वायुम है इसको जैव क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव क्षेत्र या जीवोम, ठीक है। इसी को ही जीवोम कहा जाता है, इसी को भी जैव क्षेत्र कहा जाता है, इसी को ही आपके बायोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोम, ठीक है। बायोम एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, याद रखना है। बायोम होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी बायोम में एक ही तरह का पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बायोम के बारे में यही चीज़, ठीक है। तो किसी बायोम में एक ही तरह का, मतलब आपको सिंगल, मतलब एक ही तरह का पारितंत्र देखने को मिलेगा, तो उसे कहेंगे हम लोग बायोम। किसे कहेंगे? जहाँ पर एक ही तरह का पारितंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम। जहाँ पर एक ही तरह का इकोसिस्टम मिले उसे हम लोग बायोम कहेंगे। ध्यान से समझना है, ठीक। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र को बायोम कहेंगे जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल,
पौधों और प्राणी की समानता हो। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा। आप बायोम ऐसे क्षेत्र को कहेंगे जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल यानी कि उसकी स्थिति, उच्चावच वगैरह, ठीक है, पौधों और प्राणी की समानता हो, ऐसे क्षेत्र को बायोम कहा जाता है। यानी कि ऐसे क्षेत्र को बायोम कहते हैं जहाँ पर केवल एक ही तरीके का हमें पारितंत्र देखने को मिले। जैसे मैं आपको समझाती हूँ इस चीज़ को कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि ऐसे क्षेत्र को हम लोग बायोम कहेंगे जहाँ पर एक ही तरीके का इकोसिस्टम मिले। जैसे आप देख सकते हैं कि रेगिस्तानी जो इलाका है, जहाँ पर रेगिस्तानी बायोम होता है, तो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही तरीके का इको सिस्टम देखेंगे। उष्ण कटिबंधीय बायोम, ठीक है। उसके अलावा होता है आपका वर्षावन बायोम। वर्षावन के बाद होता है आपका सागरीय वायुम, और सागरीय वायुम के अलावा होता है आपका टुंड्रा वायुम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन वायुम में कि रेगिस्तानी वायुम, उष्णकटिबंधीय वायुम, वर्षावन वायुम, सागरीय वायुम, इन सभी वायुम की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं। जैसे आपका रेगिस्तानी जो वायुम होगा, तो रेगिस्तानी वायुम एक ऐसा वायुम होगा जहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके का इकोसिस्टम पाया जाएगा। मतलब रेगिस्तानी वायुम का जो जितने भी भाग हैं, वायुम एक बड़ा क्षेत्र होता है, छोटा सा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है वायुम, ठीक है। इस बायोम के जो आपका रेगिस्तानी बायोम है, इस बायोम के मौसम, भूगोल, पौधे और प्राणी में समानता पाई जाएगी। वहीं उष्णकटिबंधीय बायोम में जितने भी भाग होंगे उष्णकटिबंधीय बायोम के, उसके भूगोल में, मौसम में, पौधों में, प्राणियों में समानता पाई जाएगी। तो ऐसे ही आप और चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे टुंड्रा बायोम है तो वहाँ का मौसम, भूगोल और वहाँ के पौधों, प्राणी, इन सब में समानता पाई जाएगी, इसीलिए ये टुंड्रा बायोम कहलाता है, ठीक है। तो ये सभी आपके बायोम के एग्जाम्पल्स थे। यहाँ पर आप बायोम अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप ऑप्शन पर चलिए तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग बायोम किसको कहेंगे। पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, ऐसे क्षेत्र को बायोम कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि शकरकंद में क्या रूपांतरण होता है। तना, जड़, कलिका, इनमें से कोई नहीं। कलिका तो होता नहीं है, कलिका बेसिकली आपकी लौंग से संबंधित होता है, कलिका का रूपांतरण आपका शकरकंद नहीं है, ठीक है। शकरकंद जो होता है आपकी जड़ों का रूपांतरण होता है, क्योंकि शकरकंद की जड़ें हम खाते हैं, ठीक है। तो खाने योग्य भाग कौन सा होता है शकरकंद का, जड़ें होती हैं। आइए जानते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका खाने योग्य भाग हमारी जड़ें होती हैं। जैसे मूली, कई लोगों की फेवरेट होती है, कई लोगों की नहीं भी होती है मूली। गाजर, आई होप सबकी फेवरेट हो ये तो। चुकंदर के अलावा आपका शलजम, ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं शलजम। आप लोगों ने शायद खाया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि लगता कैसा है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया। आपका शलजम के अलावा होता है शकरकंद, जो कि आपका क्वेश्चन ही था शकरकंद के बारे में। इनका जो खाने योग्य भाग होता है ये जड़ होता है। याद रखना है, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद का खाने योग्य भाग जड़ होता है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनका खाने योग्य भाग हमारा तना होता है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए याद रखना है। अदरक, ठीक है। अदरक के अलावा आपका हल्दी के अलावा आपका अरवी, ठीक है। अरवी के अलावा आपकी प्याज के अलावा आलू, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अदरक, हल्दी, अरवी, प्याज, आलू, इनके खाने योग्य भाग तना होता है। कई बार एग्जाम में आता है, याद रखना है। अदरक को हम लोग कभी कभी जड़ में काउंट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अदरक का खाने योग्य भाग तना माना जाता है, हल्दी का खाने योग्य भाग तना माना जाता है, अरवी, प्याज और आलू का खाने योग्य भाग भी तना ही माना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि आरोहण मूल पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आरोहण मूल का मतलब है क्लाइंबिंग रूट, ठीक है। तो क्लाइंबिंग रूट पाई जाती हैं बरगद में, शतावर में, पान में या फिर आर्किड्स में। बताना है आपकी आरोहण मूल किस में पाई जाती हैं। जो आरोहण या क्लाइंबिंग जो रूट्स होती हैं वो आपकी पान में पाई जाती हैं। कहाँ पर, पान में। जैसे मेरे जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर थोड़े से ही आगे 20-25 किलोमीटर की दूरी पर पाली है। तो यूपी में पाली जो है, बेसिकली पाली और महोबा, ये दो जगह हैं आपकी। पाली और महोबा बहुत ज़्यादा फेमस हैं पान के लिए, ठीक है। इन दो जगहों पर ही आपका सबसे अच्छा पान मिलेगा आपको यूपी में, ठीक है। तो पाली में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से घर मिलते हैं, वो चारों तरफ से बंद रहते हैं एकदम से, आप देख ही नहीं पाओगे अंदर क्या है क्या नहीं है। बहुत अच्छे घर रहते हैं, मन करता है उनमें जाके अंदर रहने लगे। लेकिन इन घरों के अंदर जो अच्छे से ढके रहते हैं मोटे मोटे बिस्तर वगैरह से, यहाँ अंदर जो है
ऐसे बांस लगाए जाते हैं, इन पर फिर जो है आपका जो पान है ये ऐसे ऐसे चढ़ता है, ठीक है। तो ये इसकी जड़ें क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल होती हैं पान की। जब आप पान को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर ऐसे बांस लगे रहते हैं इस घर के अंदर, फिर ऐसे जो रूट्स हैं इन पर ये सब चढ़ती जाती हैं, इस तरीके से चढ़ती जाती हैं, ठीक है। बाहर तो नहीं निकलती, अंदर ही अंदर होता है जो भी होता है, आप देख ही नहीं सकते बाहर से कि एक्चुअल में क्या है। जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था तो मैं भी नहीं जान पाई थी कि एक्चुअल में ये घर क्या है, इस घर में क्या है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि ये आरोहण मूल का एग्जाम्पल है हमारी पान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। ये जो बरगद है, बरगद में स्तंभ मूल पाया जाता है, कौन सा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। स्तंभ मूल का एग्जाम्पल आपका बरगद होता है। स्तंभ मूल को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉप रूट्स कहा जाता है। मूल को क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। जड़ों को क्या कहते हैं, रूट्स यानी मूल कहते हैं, ठीक है। तो आपकी प्रॉप रूट्स का एग्जाम्पल बरगद होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि बीजों का अंकुरण जब भी फल के अंदर ही होता है तो कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़िए कि बीजों का अंकुरण जब फल के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं आपके ओविपेरी, बीबीपेरी या फिर अधोमुमिक अंकुरण, जिसे कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन, इनमें से कोई नहीं। जब बीजों का अंकुरण फल के अंदर होता है तो इसे बीबीपेरी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, इसे बीबीपेरी कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी बीबीपेरी ही कहते हैं, तो याद रखना है। ओविपेरी को भी इंग्लिश में ओविपेरी ही कहते हैं। आपके बीबीपेरी का एग्जाम्पल क्या है, नारियल, ठीक है। क्या है, नारियल, यानी कि नारियल के बीजों का अंकुरण उसके फल के अंदर ही होता है। आप देख सकते हैं, नारियल को देखेंगे तो उसके जो बीजों का अंकुरण है उसके फल के अंदर ही होता है, ठीक है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हाइपोजियल जो आपकी जर्मिनेशन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो ऐसा अंकुरण जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाता है, मैंने क्या कहा, ऐसा अंकुरण जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाता है उसे हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे आपका धान, मक्का, गेहूँ, मैं यहाँ समझा देती हूँ। ऐसा अंकुरण, याद रखना ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर ही रह जाता है, जमीन के अंदर ही रह जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। जैसे आपका धान हुआ, धान के अलावा आपकी मक्का हुआ, मक्का के अलावा आपका गेहूं हुआ, ठीक है। तो इन सब के अंकुरण जो है, बीज पत्र जो है, इनके जमीन के अंदर ही रह जाते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा, यानी कि आपके ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसमें मेन जो आपकी गैस है वो किस गैस के एकत्र होने से होगा। आपके ऑप्शंस हैं N2 यानी कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या NO2। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस किस गैस के एकत्र होने से होगा। तो यहाँ पर आपका होगा CO2, क्योंकि आपके ग्रीन हाउस में जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी, और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें भी आपके ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी मेन जो है आपका कंपोनेंट होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा या उल्टा दोनों, सदैव सीधा, सदैव उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी होती है आपकी, एनर्जी का पिरामिड सदैव सीधा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं। बताना है आपको, पृथ्वी के जो सभी जीवित जीव हैं इनको क्या कहते हैं, समुदाय या कम्युनिटी जिसे कहेंगे इंग्लिश में, वायोम, सहवास यानी कि एसोसिएशन, जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। तो पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को जीव मंडल या बायोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रूणपोषी बीज है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है कि अभ्रूणपोषी बीज कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन से आपके मक्का, मटर, गेहूं, धान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अभ्रूणपोषी जो बीज है वो है आपका मटर। मटर को अभ्रूणपोषी बीज माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि जो पादप जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे पादप जो अपने जीवन में केवल एक बार पुष्प धारण करते हैं वो कहलाते हैं आपके पॉलीकॉर्पिक, मोनोकॉर्पिक,
पेरिकॉर्पिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे पादप जो जीवन में एक ही बार पुष्प धारण करते हैं इनको कहा जाता है आपका मोनोकॉर्पिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। अब ऐसे भी पादप होंगे कोई कोई जो अपने जीवन में कई बार जो है पुष्पन करते होंगे, पुष्प धारण करते होंगे मतलब, तो कई बार पुष्प धारण करने वालों को क्या कहा जाएगा, तो कई बार पुष्प धारण करने वालों को कहा जाता है आपका पॉलीकॉर्पिक। क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक, ठीक है, याद रखना है पॉलीकार्पिक, ये जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो पॉलीकार्पिक ऐसे पादप होते हैं जो अपने जीवन में कई बार पुष्प धारण करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि अम्ल वर्षा में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ओजोन, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अम्ल वर्षा में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना सा नहीं जानना था, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है। आइए जानते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अम्ल वर्षा जो है आपका बेसिकली SO2 जो होता है, SO2 और आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दो उत्तरदायी होते हैं। इनके मिलने से आपका बनता है आपका H2SO4 और NO जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं इनसे बनता है आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे आपका SO2 जो होता है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड आपके जो वातावरण है उसमें विद्यमान रहता है। कहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये आपके तेल रिफाइनरी से निकलता है। कहाँ से, तेल रिफाइनरी से निकलता है। तो आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ तेल रिफाइनरी होंगी वहाँ अम्ल वर्षा के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जब H2O से यानी कि नमी से क्रिया करता है तो आपका बनता है H2SO3। ध्यान से सुनिएगा, H2SO3 बनता है प्लस आपका H2O मुक्त होता है, ठीक है। जब आपका H2SO3 क्रिया करता है तो आपका बनता है, वायुमंडल में बनता है आपका H2SO4। फिर यही H2SO4 आपकी वर्षा जल के साथ आपकी जो है धरती पर आता है, तो इसको कहते हैं हम लोग अम्ल वर्षा। क्या कहा जाता है, इसको अम्ल वर्षा कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये तो आपने देखा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। आइए जानते हैं नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, NOx से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये आपके वातावरण में कहाँ से आते हैं, तो आपके जो विमान होते हैं, विमान से आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। साथ ही साथ आपकी ज्वालामुखी क्रियाओं से भी, किससे, ज्वालामुखी क्रियाओं से भी आपके जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। जब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपकी नमी यानी कि जल से क्रिया करते हैं तो होता क्या है कि HNO3 बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ठीक है। जब आपके वर्षा जल के साथ, वर्षा जो जल होती है, वर्षा जल के साथ आपका HNO3 आपकी धरती पर आता है तो इसे कहा जाता है अम्लीय वर्षा। क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि किस तरीके से आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं अम्ल वर्षा के लिए, ठीक है। लेकिन जब कभी आपका वर्षा जल के साथ, मान के चलिए वर्षा जल प्लस H2SO4 प्लस HNO3 का प्रेसिपिटेशन होता है तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका भयंकर अम्लीय वर्षा। यानी कि आपकी जो भीषण जो आपकी होती है अम्लीय वर्षा, उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है आपकी वर्षा जल प्लस H2SO4 प्लस आपकी HNO3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अम्लीय वर्षा के बारे में जाना। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ऐसी जगह जहाँ पर तेल रिफाइनरीज ज़्यादा होंगी वहाँ पर आपकी अम्ल वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। वहीं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में भी आपने समझ लिया है। अब आपसे पूछा ये गया था कि अम्ल वर्षा में होता है, तो अम्ल वर्षा में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या फिर आपका नाइट्रिक अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि भोजपत्र किससे मिलता है, आपको बताना है भोजपत्र किससे मिलता है। ऑप्शन है आपके ब्यूटेला की छाल से, सिनकोना की छाल से, पाइपर की छाल से या फिर आपके डालबर्जिया की छाल से। तो जो आपका भोजपत्र है ये आपका मिलता है ब्यूटेला की छाल से। इसे आपका बिर्च कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बिर्च, BIRCH भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भोजपत्र के बारे में, इंपॉर्टेंट है भोजपत्र, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि लंबे रेसे कहलाते हैं आपके, जो लंबे रेसे हैं इनको क्या कहा जाता है, फ्लिंट, फज, फ्लक या लिंट। तो लंबे रेसों को आपका कहा जाता है लिंट कहा जाता है, क्या, लिंट कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों में नहीं होता फ्लोएम, लेंटिसेल, रंध्र या द्वार कोशिकाएं।
तो ये तो आप लोगों को पता है कि फ्लोएम और रंध्र तो होता है, कन्फ्यूजन शायद इन दोनों में होगा। तो आपको बता दें कि आपकी पत्तियों में द्वार कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम होता है, रंध्र होता है, लेकिन लेंटिसेल नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सिंपल है ये वाला। क्वेश्चन है आपसे कि सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो सिरका का खट्टापन जो है आपका बेसिकली होता है आपकी एसिटिक अम्ल की वजह से सिरका का खट्टापन होता है। टार्टरिक अम्ल आपकी इमली में पाया जाता है, किसमें? इमली में। वहीं लैक्टिक अम्ल आपके दूध में पाया जाता है। जब कभी आपकी मांसपेशियां जो होती हैं उनमें लैक्टिक अम्ल जमा होता है तो मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल के जमने से ही आपकी मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। एग्जाम में आता है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि लाख के कीड़ों का पोषक पादप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाख के जो कीड़े होते हैं उनका पोषक पादप कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर है आपके हैं ब्यूटिया, आपके मोनोस्पर्मा, ब्यूरिया मोनोस्पर्मा, जिसे आप फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। किसको? ब्यूरिया मोनोस्पर्मा को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंकोना, नेक्स्ट है आपका एट्रोपा वेलाडोना। क्या? एट्रोपा वेलाडोना। नेक्स्ट है आपका पेट्रोकार्पस मेसोलिपर्मा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपके जो हैं लाख की कीड़ों का जो पोषक पादप है वो होता है आपका फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जिसे कहते हैं ब्यूरिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि एंटीजन है आपका एक एंजाइम, हार्मोन, पादप कि एक प्रोटीन। तो एंटीजन जो होते हैं आपके, एंटीजन एक तरीके के आपके प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो एंटीजन के बारे में आपको याद रखना है कि एंटीजन हमारे एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। शरीर में एंटीजन के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का भी निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहा जाता है। ठीक, याद रखना है आपको। एंटीजन तो आपके एक तरीके के प्रोटीन है, वहीं शरीर में एंटीजन के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का भी निर्माण होता है। एंटीबॉडी भी आपका एक तरीके का प्रोटीन ही होता है, यानी कि आपके एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही प्रोटीन होते हैं। ठीक, ये जो एंटीबॉडी होते हैं ये हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? बीमारियों से रक्षा करने का काम हमारा एंटीबॉडीज़ ही करते हैं। ठीक है, सभी एक चीज़ और यहाँ पर आपको जानना है, ये जो एंजाइम होते हैं तो सभी आपके एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ये कई बार एग्जाम में आता है, याद रखना है। सभी एंजाइम क्या हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है नाइट्रोजनी बेस के क्रम में परिवर्तन के कारण, जीवों में परिवर्तन के कारण, सहलग्नता के कारण, या फिर डीएनए के जीनों में क्रम में परिवर्तन से। तो आपको बता दें, जीन म्यूटेशन आपका डीएनए के जीनों में क्रम में परिवर्तन से होता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानना है कि म्यूटेशन जो थ्योरी है, म्यूटेशन थ्योरी आपका 1901 में किसने दी थी? ह्यूगो डी ब्रीज ने दी थी। किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने दी थी। ठीक है, ठीक, तो ह्यूगो डी व्रीज ने आपकी म्यूटेशन थ्योरी दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहा गया था? जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपसे, जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जड़ों में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके बलकुट, जिसे कॉटेक्स कहते हैं, मूल त्वचा, परिरंभ। परिरंभ को बता दें, परिरंभ को आपका इंग्लिश में कहते हैं पेरीसाइकिल। क्या कहा जाता है? पेरीसाइकिल। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान परिरंभ या पेरीसाइकिल होता है। क्या होता है? परिरंभ या पेरीसाइकिल होता है। यहाँ पर परिरंभ पेरीसाइकिल में आपके होते हैं, आपकी एक होती है मेरिस्टेमेटिक। क्या? मेरिस्टेमेटिक। इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट है तो याद रखना है। मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो होता है वहाँ से आपकी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। पार्श्व जड़ें होती क्या हैं? तो आपको बता दें, पौधों के मूलांकर में मूल का निर्माण होता है। इस मूल को प्रारंभिक मूल कहते हैं। क्या मैंने ये कहा कि पौधों में मूलांकर के मूल का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक मूल कहा जाता है। जब प्राथमिक मूल से आपकी जड़ें निकलती हैं तो उन्हें कहा जाता है पार्श्विक मूल। जैसे मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आपका इस तरीके से ये जड़ है। ठीक है, दोबारा से बनाती हूँ।
ये आपकी जड़ें हैं। फिर यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से आपकी और भी जड़ें निकलती हैं, ठीक है। डायग्राम जैसा भी बने आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी और जड़ें होती हैं। ये जो जड़ है आपकी, ये जो मेन वाली जो जड़ है, इसको कहा जाता है आपका प्राइमरी रूट। क्या कहा जाएगा? प्राइमरी रूट, यानी कि प्राथमिक जड़। अब ये वाली जो जड़ें होती हैं जो आपकी प्राथमिक रूट से निकली हैं, इनको कहा जाता है आपकी सेकेंडरी रूट। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी रूट कहा जाता है। सेकेंडरी रूट को ही आपकी हिंदी में पार्श्व जड़ें कहते हैं। वैसे तो सेकेंडरी रूट को द्वितीयक जड़ें कहेंगे, लेकिन द्वितीयक जड़ों को ही पार्श्व जड़ें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्व जड़ें आपकी द्वितीयक जड़ें हैं। तो याद रखना है कि जो आपकी प्राइमरी रूट है उनसे निकलती हैं आपकी सेकेंडरी रूट्स, जिनको पार्श्व जड़ें कहा जाता है। इनको टर्शियरी रूट्स भी कहा जाता है। कई बार ये होता है कि जैसे आपकी ये जो जड़ निकली, इसमें और भी आगे चल के और भी जड़ें निकलेंगी, कई सारी जड़ें होती हैं, तो ये टर्शियरी रूट्स कहलाएंगी। ये टर्शियरी रूट्स भी आपकी पार्श्व जड़ें कहलाएंगी। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए नैंसी क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।